हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ स्प्रिंग बूट सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम आज के लेक्चर को समझने के लिए स्प्रिंग कोर क्या होता है ये पता होना जरूरी है। हमने अभी तक के लेक्चर में स्प्रिंग को डिस्कस किया है। उसमें हमने देखा कि स्प्रिंग कोर में हम कैसे आईसी कंटेनर अप करते हैं, कैसे बीम क्रिएट करते हैं, देन बीम के मेथड को कॉल करते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी है। अब आज हम देखने वाले हैं कि स्प्रिंग बोट का यूज करके हम ये सारी चीजें कैसे करते हैं। स्प्रिंग बोट कैसे इन चीजों को ऑटोमेट कर रहा है। स्प्रिंग बोट में आईओसी कंटेनर कैसे अप होता है, बीन्स कैसे क्रिएट होते हैं, फंक्शन कैसे, मेथड्स कैसे कॉल होते हैं। ये सारी चीजें हम आज स्प्रिंग बोट में देखेंगे। अभी तक हमने स्प्रिंग कोड देख लिया। एक चीज ये है कि स्प्रिंग कोड के ऊपर बना ऊपर बिल्ट है स्प्रिंग बोट। मतलब स्प्रिंग कोड का ही फंडामेंटल्स यूज होता है स्प्रिंग बूट में। जस्ट वो स्प्रिंग कोर की जो मैनुअल थिंग है उसको ऑटोमेट करता है। तो इसको देखने के लिए पहले हम अपने इंटेलिजेंस पे आते हैं और पहले देखते हैं स्प्रिंग कोर में हम अभी तक क्या मैनुअल करते आ रहे हैं। सो कि हमें स्प्रिंग बूट उसको कैसे मतलब ऑटोमेट कर रहा है, क्या चीज ऑटोमेट कर रहा है। तो उसको समझने के लिए बोलो, ये सारी चीजें हमने एक बार डिस्कस कर रखी है प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन जस्ट एक क्विक रिवीजन की अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं। स्प्रिंग प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं स्प्रिंग कोर, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। माविन हमारा प्रोजेक्ट टूल क्या है, माविन है, उसका हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। बाकी ठीक है, क्रिएट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। उसमें सबसे पहले कॉम डॉट एक्सएमएल फाइल दिखाई दे रही है। अगर हमें याद हो तो स्प्रिंग कोड का यूज करने के लिए हम एक डिपेंडेंसी यूज कर रहे थे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का, जो कि हमें स्प्रिंग कंटेनर अप करने के लिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड थी। तो उसको हमें यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, लेकिन हमें पहले मेन क्लास में चलते हैं और इसको, ये जो बॉर्डर क्लिक कोड है इसको डाल देते हैं। इसकी नेम नहीं है हमें। ठीक है। हमें पता है कि अगर हमें ऐसे कंटेनर यूज करना है तो एक डिपेंडेंसी चाहिए, जो कहाँ से मिलेगी हमें। माविन रिपोजिटरी पे जाके, तो यहाँ पे जाएंगे हम माविन रेपो। ठीक है, यहाँ से बस हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत होती है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट को इसको सर्च करते हैं। ये सबसे पहला वाला है, इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, वर्जन जो 7.7, और यहाँ से बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें हमने देख रखी है, तो इस सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे आके बस एक डिपेंडेंसी का टैग बनाना होता है। डिपेंडेंसीज टैग बनाना, और यहाँ पे हम अपने डिपेंडेंसी को पेस्ट कर देंगे। जो इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी में से बेस मोड होता है डिपेंडेंसीज। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं अगर हम स्प्रिंग कोड का यूज करते हैं तो इसमें हमें कैसे आईओसी कैसे अप करते हैं। यहाँ पे हमें एक इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है, एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट करके। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इससे पहले यहाँ पे हमने एक चीज भूल गए, हमने डिपेंडेंसी डाउनलोड मतलब लिख तो दे, लेकिन इसको हमने सिंक नहीं किया है। अभी ये यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा है, अभी माविन को बोलना नहीं है कि डाउनलोड करे। जब हम इसको क्लिक करते हैं तब वो माविन एक्चुअली से डाउनलोड करके लाएगा। अभी डाउनलोड हो रहा है। हो गया। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डिपेंडेंसी सेक्शन में ऐप डॉट कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो सजेशन मिलेगा हमें, इससे पहले नहीं मिल रहा। ठीक है, अपने मेन में आते हैं और एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करेगा, ये हमारा एक आईओसी कंटेनर अप करेगा। एनोटेशन
कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा नाम रहता है। एनोटेशन कॉन्फ़िग आई थिंक कॉन्फ़िग या ये एक्चुअल नाम है इसका, इसको इंपोर्ट करना होगा। एनोटेशन कॉन्फ़िग मतलब हमें एक एनोटेशन बेस्ड आईओसी चाहिए। हम दो तरीके होते हैं, दो तरीके से हम इसको ऑप कर सकते हैं। एक तो एनोटेशन बेस्ड एप्लीकेशन बनाना, ये देखिए हमें एप्लीकेशन का टाइप क्या है, एनोटेशन बेस्ड है या एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल टाइप है। एक्सएमएल में ये पहले यूज होता था, अभी एनोटेशन एप्लीकेशन ज्यादा यूज होता है। इसमें हमें सिर्फ एनोटेशन, हमें बहुत सारी एनोटेशन मिलती है, उसका यूज कर बस उसका यूज करके हम चीजें मतलब बीन बना सकते हैं, ऑटो वायर कर सकते हैं डिपेंडेंसी को, इसलिए एनोटेशन आज को ज्यादा प्रेफर्ड है। ठीक है, इसमें हमें पता है कि बस एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल देनी होती थी, क्योंकि अभी तो हमने एप्लीकेशन बना लिया, मतलब अपना आईओसी का कंटेनर बन गया, लेकिन इस कंटेनर को कैसे पता कि कौन सी बीन बनानी है। तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन कॉन्फ़िग ऐप कॉन्फ़िग फाइल पास करते हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास रहती है। इसका रिफ्लेक्शन ऐसे ही यूज कर रहे हैं, ये क्लास बनाने को नहीं दिया हमें। ठीक है, फिर ठीक है, ये क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास होती है। इसमें हम सारी चीज़ों को लिखते हैं कि कौन किसकी बीन किस किसका बीन बनाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके लिए एक नोटेशन यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन, और ठीक है, और एक नोटेशन और यूज होता है जो कि क्या बोलता है, एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन की, ये कॉम्पोनेंट स्कैन करेगा, मतलब एक क्लास, एक स्कैनर क्लास है जो कि बैक क्लासेस में जाके अगर यहाँ यहाँ पे अगर पाथ डिफाइन कर दे कि कौन से फोल्डर में जाना है, तो उस फोल्डर में जाके वहाँ के सारे क्लासेस को स्कैन करेगा और उसमें से पता करेगा कि कौन सी क्लासेस पे एट द रेट कॉम्पोनेंट क्लिक है, कौन सी क्लासेस बीन बनने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हमें पता है कि अगर हमारा जो आईओसी कंटेनर जिस फोल्डर में है, उस फोल तो उस फोल्डर की जितनी भी फाइल्स होंगी वो बाय डिफॉल्ट स्कैन हो जाती है, वहां पे हमें पे पाथ, फोल्डर का पाथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होता है। अगर हमारा आईओसी डिफरेंट फोल्डर में है और हम चाहते हैं कि दूसरे फोल्डर का क्लासेस स्कैन करके लाएं, तब वहां पे हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि इस क्लास में जाके इस फोल्डर में जाके क्लासेस स्कैन कर बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज ये सेम फोल्डर में स्कैन करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि हम यहाँ पे बस बीन बना सकते हैं। हमें पता है कि बीन बनाने हम हाँ, दो तरीके से बीन बना सकते हैं। मैं देखती हूँ, बीन बनाने के दो तरीके हमने देखे, एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका तो हमने ये देखा एडिटर कंपोनेंट करके, और दूसरा तरीका क्या देखा है हमने, एक तरीका है हाँ एट द रेट बीन एनोटेशन का यूज करके। ये एट द रेट बीन हम कहाँ पे लिखते हैं, ये ऐप कॉन्फ़िग क्लास में मेथड के ऊपर लिखते हैं, और ये एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन कहाँ लिखते हैं, क्लासेस के ऊपर लिखते हैं। तो ये चीजें हमें पता है कि बीन हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये ऐप डॉट कॉन्फ़िग में हम वहाँ पे डायरेक्ट बीन बना सकते हैं, मतलब उन क्लासेस को डिफाइन करके उसके ऊपर बीन लिख सकते हैं, जिससे पता चल जाए कि इनके बीन बनाने हैं। अदरवाइज हम क्लासेस में जाके एट कंपोनेंट लिखते हैं, तो ये कंपोनेंट स्कैन वहां से स्कैन करके ला देगा कि अच्छा इन इन क्लासेस की बीन बनानी है। तो दो तरीकों से पता चल जाएगा। ये हमारा ऐप कौन सी क्लास कॉन्फ़िगरेशन का काम करता है, जिसकी भी हमें बीन बनवानी है, तो यहाँ ये क्लास उस चीज को रिजॉल्व करता है कि फिगर आउट करता है कि कौन कौन सी क्लासेस की बीन बननी है। इधर वो यहाँ पे आके अपना ऐसे करके
अपना बीन डिफाइन कर दे कि कौन सी क्लास को बीन बनवानी है, अदरवाइज एडिट कंपोनेंट पूरे स्कैन कर देगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या चीज देखी, फिर हमें एक डिपेंडेंसी हमने डाली है कॉन्टेक्ट स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की। यहाँ पे आए अपना आईओसी अपसिया, आईओसी के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारा आईओसी कंटेनर स्टार्ट हो जाता है। इस आईओसी कंटेनर में हम एप्रोट कौन सी क्लास के रिफ्लेक्शन पास कर रहे हैं वो इस क्लास में जाएगा, और वहां से जितने जिन जिन जो भी क्लास बीन बनने के लिए एलिजिबल है उन क्लासेस का बीन क्रिएट करके आईओसी कंटेनर में स्टोर कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें पता है। और हमें अगर एक बीन बना ही लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रोवाइडेड क्लास रिक्वायर टाइप फंक्शन वन है, और प्रोवाइडेड क्लास ओके, इसको एक फंक्शन चाहिए था, हमने क्या प्रोवाइड किया है, क्लास प्रोवाइड किया है। तो क्या मतलब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्रिएट मेथड एनोटेशन फॉन्ट की कॉन्टेक्स्ट इन। ओके, ये मतलब मैंने गलत नाम लिखा है, इसका प्रॉब्लम आ रहा है। ये कुछ एनोटेशन कॉन्टेक्स्ट करके कुछ होता है इसका एग्जैक्ट नेम। इस क्लास में चलते हैं, शायद यहाँ से पता चलेगी कौन सी क्लास को ये नहीं चर्च वीडियो से कुछ नहीं जरूरत है। वो काफी बड़ा नाम है, ऐसा मुझे एग्जैक्ट मुझे लग रहा है, मैं नेम में कंफ्यूज हो रही हूँ। हाउ टू क्रिएट आईओसी कंटेनर यूज इन स्प्रिंग को सिंपल आईओसी कंटेनर को कैसे अप करना है। इसके लिए हमें ये एक्सएमएल का तरीका है, एक्सएमएल के बेस से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज एनोटेशन बेस्ड करना है तो एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, देयर आई मिस नेम, मैंने ओके यहाँ पे न्यू में नहीं लिखा है, इसकी प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज नेम नेम सेम सही था हमारा। यहाँ पे फॉरवर्ड टू राइट नेम। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मतलब आईओसी स्टार्ट हो गया, अप हो गया है। यहाँ पे उसने एब्रोड कॉन्फिग क्लास भी क्रिएट कर ली होगी, और जो भी क्लास बीन के लिए एलिजिबल होगा उनकी बीन डेफिनेशन बना के मतलब बीन क्रिएट करके भी रख लिया होगा। हम एक बीन बना एक क्लास बना लेते हैं ताकि हम समझ सके कि क्या हो रहा है। एक सिंपल सी क्लास बनाएंगे, ऑर्डर क्लास, ऑर्डर क्लास, और इस पे सिंपल सा एक मेथड बनाएंगे, सॉरी वॉइड प्लेस ऑर्डर, और रिटर्न कर देंगे, क्लीन कर देंगे सिस्टम डॉट आउट। ये हम कल की स्प्रिंग कोर की चीजें देख रहे हैं। स्प्रिंग कोर में हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ रही है। हम अगर अगर हम चाहते हैं कि ये चीजें हमारी मतलब हमारा ऑब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे हो, ये सारी चीजें हम स्प्रिंग कोड में देख रहे हैं कि स्प्रिंग कोड में कैसे ये चीजें ऑटोमेट की है। तो इसमें हम बस ये लिख देते हैं कि ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस प्लेस, ठीक। तो सब कुछ नहीं लिखते हैं इतना ही पे, और हम चाहते हैं कि इसका अगर ये बीन बने तो इसके लिए हमें बस एक एनोटेशन लिखना होगा, कॉम्पोनेंट स्कैन नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्लास है, इसको मेन कंपोनेंट की जरूरत है। ठीक है, अब अपने मेन में आते हैं। यहाँ पे हम अपने मेन में आते हैं, और हमें पता है कि अगर हमें ऑर्डर क्लास का वो मेथड कॉल करना होगा तो वो कैसे करेंगे हम अपनी बीन से पहले, हम अपने आईओसी से पहले उसका बीन फेच करेंगे। उसके लिए क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर इक्वल जो हमारा आईओसी कंटेनर का नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। उसमें से हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए, तो गेट बीन, किसका बीन चाहिए, तो ऑर्डर 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 का करना होगा।
ठीक है। तो हम ऑर्डर के बीन चाहिए, जैसे हमें ऑर्डर का बीन मिल जाता है हम उसके भी क्लासेस को रन कर सकते हैं, मतलब जो भी मेथड हो, जो भी बिजनेस लॉजिक हमने लिखा है उसको हम ऐसे रन कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर करके और जैसे ही हम इसे रन करेंगे, हम प्लेस रन हो गया। अब इसका जो हमारा ऑर्डर मतलब ऐसे काम कर रहे तो अब हमें समझ आया कि हमने अभी तक स्प्रिंग कॉल में क्या क्या एक्टिविटी है। आईओसी इस तरह बनाती है, देखना जरूरी है स्प्रिंग बूट को समझने के लिए कि स्प्रिंग बूट में चीजें क्या क्या चीजें ऑटोमेट हो रही है, क्या चीज से स्प्रिंग कोड में जो हम कर रहे थे वो स्प्रिंग बूट में नहीं करनी पड़ रही है। तो हमने पहले आईओसी को हम इस तरह मैनुअली क्रिएट कर रहे थे, उसका मतलब आईओसी कंटेनर ऐसे क्रिएट कर रहे थे, अब कर रहे थे। देन हमने यहाँ पे बीन बीन क्रिएट हो उसके लिए हम एनोटेशन लिख रहे थे। दो तरीके हमें पता है कि जो हमें अगर बीन बनाना है तो एक तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास को हमने कंपोनेंट लिख दिया, ये यहाँ से स्कैन करेगा हमारा जो कंपोनेंट स्कैन है तो कौन कौन से बीन के बनने चाहिए, और हमें यहाँ पे क्या कर दिया उसका उस क्लास का मेटा डेटा पास कर दिया। यहाँ से वो आईओसी खुद ही रीड कर लेगा कि कौन कौन सी क्लासेस का बीन बनाना है, वहाँ पे बीन बन के आ गया होगा। हमने बस डायरेक्ट यहाँ से फेच कर लिया और अगर मेथड कॉल करना है तो मेथड कॉल कर लिया। देखते हैं कि स्प्रिंग बूट में चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, स्प्रिंग बूट को देखने के लिए हमें पता है स्प्रिंग लास्ट हमने सबसे फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि स्प्रिंग बूट कैसे स्टार्ट करते हैं। एक तरीका तो हमने ये देखा था कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर होता है, वहां पे जाके हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वो एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, रेडीमेड स्केलेटन, उसमें काफी चीजें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहती है। हाँ, मतलब एक वेल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन रहता है। एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के लिए हम डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं या फिर खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग डिपेंडेंसीज। अगर हमें स्प्रिंग बूट यूज करना है तो स्प्रिंग बूट का एक क्या बोलते हैं, एक डिपेंडेंसी होती है स्प्रिंग बूट स्टार्टर करके। ये एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी होती है, मैं आपको लिख देती हूँ। ठीक है, अगर हमें स्प्रिंग बूट के साथ काम करना है तो इसकी एक डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट के साथ काम करना है तो इसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी चाहिए होती है, डिपेंडेंसी। इसका नाम क्या है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर करके वो है, ये इस डिपेंडेंसी में ऐड करनी होगी। स्प्रिंग बूट स्टार्टर क्या है, ये एक सिंगल डिपेंडेंसी नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंसीज है। इसमें काफी जो भी स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है इसमें वो चीजें ऑलरेडी एडेड है। अगर हम ये डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो वो बाकी चीजें भी अपने आप ऐड हो जाती है। तो ये एक सिंगल डिपेंडेंसी नहीं है, एक पूरा एक स्प्रिंग बूट को रन करने के लिए, एक स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें इसमें ऑलरेडी ऐड होगी। तो हमें बस अगर ये डाउनलोड कर लेंगे तो बाकी चीजें खुद ब खुद हैंडल कर लेती हैं। अभी हम देखते हैं कि स्प्रिंग, अगर हमें अपना खुद का स्प्रिंग बूट का लॉजिक देखना है, अगर स्प्रिंग बूट क्रिएट करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक बार वो भी मैनुअल देख लेते हैं, उसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अदरवाइज हमने ये तो देख लिया कि ठीक है ये स्प्रिंग 4 अभी तक कैसे यूज करते आ रहे हैं, यहीं पे आप स्प्रिंग बूट का देखते हैं कि खुद से कैसे स्प्रिंग बूट बना सकते हैं। दो तरीके हैं स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने के, इधर हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर से जाके डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्केलेटन डाउनलोड कर ले, विच इज अ प्रेफर्ड, क्योंकि ये प्रेफर वो उसके हमें काफी मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता है, जो चीजें काफी चीजें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहती है, वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है, डायरेक्ट अपना बिजनेस लॉजिक लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी स्प्रिंग बूट की, ये सारी चीजें देखनी होगी। ठीक है, देख लेते हैं पहले वो भी। तो यहाँ पे जाके हमें बस एक डिपेंडेंसी चाहिए जिसका नाम है स्प्रिंग बूट स्टार्टर। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई वेब एप्लीकेशन का डिपेंडेंसी नहीं है। वेब एप्लीकेशन के लिए अलग डिपेंडेंसी आती है जो क्या कि रेस्ट एपीआई या फिर इन सब चीजों को एचटीटीपी रिक्वेस्ट ये सबको मैनेज करती है, उनको अलाउ करती है। ये स्टार्टअप स्टार्टर डिपेंडेंसी है एक ये एक स्प्रिंग बूट स्टार्ट करती है। स्प्रिंग इसका यूज करके हम कोई सा भी
एप्लीकेशन बना सकते हैं। कोई भी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हो गया, डेटाबेस से रिलेटेड हो गए, तो ये सिर्फ स्प्रिंग स्टार्टर डिपेंडेंसी है, वेब डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि ये कॉन्कैट सर्वर स्टार्ट कर दें, ये चीज नहीं है। इसमें वही सारी चीजें होंगे जो एक नॉर्मल बूट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये तो इससे कंफ्यूज मत होना कि हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। स्प्रिंग बूट स्टार्ट तो सर्च करते हैं। देखो यहाँ पे हमें दो स्प्रिंग बूट स्टार्टर की डिपेंडेंसी दे रही है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। ये वेब के लिए होता है, अगर हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तब हम इस डिपेंडेंसी का यूज करते हैं। इसमें काफी चीजें ऑलरेडी मतलब देख सकते हो कि इसमें काफी चीजें एमवीसी हमें एम्बेडेड मिलता है। हमारा सर्वर उसमें रहता है, कंप्यूटर सर्वर एम्बेडेड मिलता है। तो ये पूरा एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए है। ये हमारे स्टार्टर है, सिंपल सा। ये कोड स्टार्टर है, इंक्लूड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट। ये इसमें क्या चीजें होती है, वो काफी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। आगे देखेंगे कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, लेकिन ये कोई चीजें मतलब कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिक करने के लिए होता है, जो कि स्प्रिंग बूट का होल आइडिया यही है कि हमें चीजों को ऑटोमेट करना है। तो इसलिए हमें बस इस डिपेंडेंसी की नीड है एज ऑफ नाउ। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, वर्जन देखेंगे, सबसे ज्यादा यूज्ड वर्जन ये है, तो हम इसको लेते हैं। यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में जाएंगे और इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको बता देते हैं कि तुम्हें कमेंट्स की नीड नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ। ओके, हमने इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको हमें मतलब ऐड करके अब इसको हमें डाउनलोड करने की भी जरूरत है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी फिर हमारा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी ऐड है। जब तक हम इसको सिंक नहीं करते, डाउनलोड नहीं करते, ये ऐड नहीं होता है। अब ये फाइनली डाउनलोड होगा। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ये इसको देखो, दो डिपेंडेंसी है इसमें, एक स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की और एक स्प्रिंग स्प्रिंग बूट स्टार्टर की। अब हमें स्प्रिंग बूट कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोर स्प्रिंग में यूज होता था, क्योंकि हमें आईओसी नीड होती थी। लेकिन हमारे स्प्रिंग बूट स्टार्टर में वो चीजें ऑलरेडी, क्योंकि हम दूसरे तरीके से देखने जा रहे हैं कि स्प्रिंग बूट कैसे आईओसी को मैनेज करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं। हम ये वाली हटा देते हैं डिपेंडेंसी, क्योंकि ये तो हमने स्प्रिंग कोर में देखे थे कि स्प्रिंग कोर में हम कैसे आईओसी स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं स्प्रिंग बूट में कैसे डिपेंडेंसी स्टार्ट होती है। हमने ये स्प्रिंग मतलब ये डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। एक तरीका तो हमने ये देख लिया कि स्प्रिंग बूट बनाने का ये एक तरीका है। एक दोनों में कंपेयर करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इसमें चलते हैं। और स्प्रिंग इनिशियलाइजर से भी एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करके देखते हैं कि मतलब अगर वो वहां से स्प्रिंग बूट यूज करते हैं, मतलब वहां से स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो कैसे कैसा दिखता है। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, और हम अपने नॉर्मल लाइफ में इसी का यूज करते हैं अपना स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, हमें लैंग्वेज जावा चाहिए, हमें रिपोजिटरी का मतलब कैसा होना चाहिए, तो मावेन चूज करेंगे। ये वर्जन ऑलरेडी है, यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं। मतलब ये क्या है, स्प्रिंग बूट का डेमो देखने जा रहे हैं। स्प्रिंग बूट का कोर डेमो, मतलब कोर डेमो का कोर कह रहे हैं कि स्प्रिंग बूट का जो कोर लॉजिक है वो देखने जा रहे हैं। अभी इसमें हम कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं बनाने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं बस कि एक स्प्रिंग बूट का जो कोर लॉजिक वो क्या है, वो कैसे काम करती है, जो रिलेटेड है उससे बीन्स का मैनेजमेंट कैसा होता है, ये सारी चीजों से। तो इसलिए हमें इसका नाम ऐसे पैकेजिंग जार टाइप कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, ये जावा का वर्जन के। हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी डाउनलोड करने की जरूरत है, स्प्रिंग स्टार्टर के। स्प्रिंग जो कि हमने अपने उस वाले प्रोजेक्ट में भी डाला है, स्टार स्प्रिंग बूट स्टार्टर, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट एडमिन। वेब, ये तो स्प्रिंग के लिए होता है।
ओके, सॉरी सॉरी, क्योंकि यार ये एक स्प्रिंग बूट का ही प्रोजेक्ट बनाता है, तो ये ऑलरेडी चीजें स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगी, हमें अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये स्टार्टर स्प्रिंग बूट स्टार्टर का जो वो डिपेंडेंसी क्या करता है कि स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करते ही ऑलरेडी ये जो हमारा जो स्प्रिंग स्लाइडर है ऑलरेडी स्प्रिंग बूट का ही प्रोजेक्ट बना के दे रहा है, स्प्रिंग बूट का स्केलेटन बना के दे रहा है, तो ये ऑलरेडी इम्बेडेड होगा, मतलब वो हमें अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं स्प्रिंग बूट कोडिंग। ओके, चलते अपने इंटेलिजेंस पे उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन, डाउनलोड नहीं, यहाँ पे आते हैं, पहले इसको अनजिप करते हैं, ये जिप है, यहाँ पे आके पहले इसे अनजिप करना होगा, डाउनलोड, यहाँ पे जाएंगे, इसको अनजिप करेंगे। ठीक है, ये अनजिप हो चुका है, अब इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, स्प्रिंग बोर्ड कोड है, इसको डाउनलोड कर लिए, न्यू विंडो में ओपन करते हैं ताकि हम कंपाइल कर सकें। ठीक है, इसको हम आधे पे इसको ओपन कर लेते हैं, आधे पे इसको ओपन कर लेते हैं। ये वाला जो हमारा है स्प्रिंग कोड, ये हमने खुद से मैनुअली देखा है कि ये कैसे बना रहे हैं, और ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके देखते हैं कि ये कैसे बना है। तो इसको खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं, देखो इसमें मावेन इंक्लूडेड है, सोर्स में जाएंगे, ये पूरा एक स्ट्रक्चर वे में फोल्डर देता है। ये तो हमारा जो हम खुद से मैनुअली डाम बनाते हैं तो सिंपल सा रहता है, इतना ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। इसमें देखो हमारा प्रॉपर इसमें जावा के कोड, सोर्स कोड लिखना है, जो लॉजिक होता है, यहाँ पे हम रिसोर्सेज रख सकते हैं, और भी यहाँ पे भी है, लेकिन ये ओपन होता नहीं है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे फिर फॉर्म डॉट एक्सएमएल में देखते हैं उसमें क्या क्या चीज है, ये चीजें इंटरेस्टिंग होगी कंपेयर करना, बट इसके फॉर्म डॉट एक्सएमएल में देखते हैं। तो ये हमारा, ठीक है, इसको थोड़ा देखो, या इसमें सिर्फ इतनी सी चीजें जो हमने खुद से मैनुअली बनाई है, और ये जो हमने स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके बनाई, इसमें काफी चीजें हैं, क्योंकि ये काफी चीजें कॉन्फ़िगर करके देता है। इसमें ऑलरेडी काफी प्लगइन्स ऐड रहती है, प्लगइन का सेक्शन है, इसमें फिर डिपेंडेंसी देखते हैं कौन कौन सी डाउनलोड करके दी है इसने। स्प्रिंग बूट स्टार्टर, मैंने बोला स्प्रिंग बूट स्टार्टर की डिपेंडेंसी ऑलरेडी इसमें डाउनलोड उसमें इंक्लूड कर रखी हुई है, हम अलग से सर्च कर रहे थे, और ये ऑलरेडी यहाँ पे है। और इसमें एक डिपेंडेंसी और स्टार्टर टेस्ट करके है, तो ये उसके लिए टेस्ट फाइल को के लिए होता है, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में टेस्ट का कोई तो फाइल बना नहीं रहे, तो इसकी तो कोई वैसे भी नीड नहीं है, इसको तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, अभी के लिए कर ही देते हैं। तो अभी तक सिमिलर, ये डिपेंडेंसी वाइज सेम है, डिपेंडेंसी में हमने भी एक स्प्रिंग स्टार्टर के डाली है, और इसमें स्प्रिंग के स्टार्टर के डाली है, लेकिन ये देखो यहाँ पे हमारा वर्जन मेंशन है, और यहाँ पे वर्जन मेंशन नहीं है, क्यों? ये चीजें हम यहाँ से समझ सकते हैं, इसके पास एक पेरेंट नाम का टैग है, पेरेंट नाम के और हमारे पास वो पेरेंट नाम का टैग नहीं है, उसको स्प्रिंग उसको हमें मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, और स्प्रिंग बूट में इसे ऐड करके दिए। ये पेरेंट टैग क्या होता है, हर एक फॉर्म डॉट एक्सएमएल के पास अपना खुद का एक पेरेंट टैग होता है, जो वो, और उसके पेरेंट के टैग के पास मतलब ऐसे नेस्टेड काफी पेरेंट्स के टैग होते हैं, जो ये पेरेंट के टैग क्या चीजें मैनेज करती है, ये अपने क्लास के जो अपने चाइल्ड क्लास है जो कि फॉर्म डॉट एक्सएमएल है, उसमें जावा ये जो डिपेंडेंसीज के वर्जन को मैनेज करती है। ये पेरेंट क्लास देखती है कि कौन से डिपेंडेंसीज का कौन सा वर्जन कंपैटिबल होगा इस प्रोजेक्ट के साथ, वो ये सारी चीजें हैंडल करती है। कौन, पेरेंट क्लास पे अगर हमारे पास पेरेंट क्लास है तो हमें वर्जन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास हैंडल कर लेगी, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी कंपैटिबल वर्जन होगा इस डिपेंडेंसी का उसको डाउनलोड करेगी। तो ये चीजें पेरेंट क्लास रिजोल्व करते पेरेंट टैग रिजोल्व करती है। यहाँ पे हमारे पास पेरेंट नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर हम इसे हटा दें तो माविन खुद से इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और एरर करेगा कि हमें नहीं पता कि कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। और यहाँ पे हम अगर नहीं भी लिखते हैं तो ये हमारा ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा पेरेंट प्रोवाइड कर देगा माविन को, कि ये वाला कंपेटेबल वर्जन है, तो ये डाउनलोड करके लाओ, ठीक है। और इसमें बाकी तो प्रोजेक्ट का नेम ये सब तो सेम है, डिपेंडेंसी, और इसमें थोड़ा
ग्रुप आईडी ये सब का इसमें भी कॉमन है, क्योंकि लाइसेंस वाइसेंस दे रखी है, उसमें नहीं है। और ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज में क्या बता रखा है, जावा का वर्जन कौन सा है, हमने वहां पे नहीं लिखा है क्योंकि ठीक है, मतलब हम भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें खुद से ऐड करके दे रहा है, कॉन्फ़िगर करके दे रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि इनमें कॉमन क्या चीजें हैं, तो इसमें चलते हैं अपने जावा स्प्रिंग बूट के कोर्स में। अगर हम यहाँ पे आए तो ये एक एनोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम इसी में अपना चीजें कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि देख लिया कि वो मैनुअल तरीके से हम कैसे स्टार्टर का बस एक डिपेंडेंसी मुझे बतानी थी कि अगर हमें अपना खुद का स्प्रिंग बूट स्टार्टर ऐड का स्प्रिंग बूट स्टार्ट करना है तो हमें बस एक स्टार्टर डिपेंडेंसी चाहिए होती है, उसको ऐड करनी होती है, और बाकी ये चीजें थोड़ी कॉन्फ़िगर करनी रहेगी, बाकी तो सेम ही चीज है, अच्छी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, एक तो ये एनोटेशन दिख रहा है और एक यहाँ पे स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन स्क्रीन फॉर डेमो, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था, उसमें डॉट उसका क्लास का रिफ्लेक्शन पास कर रहा है, 8 पास कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये हमारा आईओसी कंटेनर स्टार्ट कर रहा है, रन कर रहा है, मतलब रन करना मतलब स्टार्ट करना। ये हमारा आईओसी कंटेनर को स्टार्ट कर रहा है, जो हम जो अपनी स्प्रिंग में हमें मैनुअली लिखना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पे हमें कुछ प्रोवाइडेड नहीं था कोई, या कि एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करके जो हमने बड़ा सा लिखा था, और उसमें ऐप डॉट कॉन्फ़िग का कॉन्फ़िगरेशन क्लास पास कर रहे थे, देन कॉन्फ़िगरेशन क्लास में हम चीजें लिख रहे थे कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, एनोटेशन के थ्रू हम मेंशन कर रहे थे कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, ये कंपोनेंट स्कैन कौन से फोल्डर में जाकर उसे स्कैन करना है, ये चीजें हम देख रहे थे। यहाँ पे इसने सिंपल क्या किया है, एक वो ऑलरेडी रिटर्न आया है कि ये स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, मतलब स्प्रिंग के कंटेनर को खुद ही इसने आईसी कंटेनर को इसने खुद ही इनिशियलाइज कर रखा है। इवन जैसे हम अपना इसको रन करेंगे, प्रोजेक्ट जेडीके इज नॉट डिफाइंड, व्हाई सो। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। इसको कैसे रिजॉल्व करें। ये क्या इशू आ गया, यहाँ पे माइन का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा किस ये क्यों होगा। एक बार और ओपन करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ओपन ब्राउज़र्स में जाते हैं, अपने स्क्रीन खोल के देखने को हम रन होते हैं। सेम ही है फोल्डर, ऑफ कोर्स, तो क्या ही कर सकते हैं। रीलोड फ्रॉम दिस, ये सब माविन लोड नहीं हो रहा है। एड एज माविन प्रोजेक्ट, ओके, ये हमारा माविन ऐड नहीं हो रहा था, तो हमें इसको मैनुअली ऐड करना पड़ा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप भी, ये काम कर रहा है। अब हम अपने मेन पे चलते हैं, व्हाट्सएप
चीजें चल रही हो वहां पे। हाँ, ये बटन इनेबल हो गया। ठीक है, तो यह हमारा आईओसी कंटेनर स्टार्ट करके दे रहा है। हमें खुद से आईओसी क्रिएट करके स्टार्ट करने की नीड नहीं है। और ठीक है, ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। इसके लिए पहले देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो ठीक है, इसको देखने के लिए हमें फिर से क्लास बनाने की नीड है। हाँ, ऑर्डर क्लास से बनाते हैं सेम टू सेम, जस्ट टू चेक कि सेम काम। हाँ, स्प्रिंग बूट क्या चीज ऑटोमेट करके दे रहा है। अभी के लिए तो हम अगर हम लिखते हैं पब्लिक पब्लिक क्लास, सॉरी पब्लिक क्विक प्लेस ऑर्डर और सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एलन। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर हैज प्लेस्ड। ओके, और यहाँ पे क्योंकि एक हम चाहते हैं कि इसका बीन क्रिएट हो, तो इसके लिए हमें एट कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा? सब डिसेबल क्यों है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। इसको एक बार रन करते हैं। ये देखते हैं हमारे आईओसी का मतलब ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट काम भी करता है। जावा एक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, अब काम करने लग गया। हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं। हमने एक मेथड बनाया है, हमें इसको अब हम इस एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ये देखने के लिए कि हमारा इसका बीन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ऑर्डर, और अगर हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑर्डर क्रिएटेड, ऑर्डर क्लास क्रिएटेड, मतलब ऑर्डर क्लास क्रिएट हो चुका है। उसका बीन जो हो रहा है वो बीन बन चुका है। जस्ट टू चेक कि अगर मैं उसको रन करती हूँ तो क्या ये रन मतलब इसका बीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैं इसको रन करती हूँ, ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑर्डर क्लास क्रिएटेड। और भी कुछ लिखा रहेगी यहाँ पे। देखो ये मैसेज आ रहा है स्टार्टिंग स्प्रिंग कोड एप्लीकेशन यूजिंग जावा। ये पूरा बता रहा है कि क्या क्या हुआ है। ये मेरा फाइल पाथ है। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि ये क्लास स्टार्ट हो गई है। नो एक्टिव प्रोफाइल्स में स्टार्टिंग स्प्रिंग बूट अपने टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा हमने कुछ नहीं लिखा। हमने स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर से अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड करके लाए। यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे हमने अपना सिंपल मेथड बनाया जो अपना बिजनेस लॉजिक था, हमने वो लिखा। और यहाँ पे बस एडिटेड कंपोनेंट लिख दिया कि इस क्लास का बिल बनता है, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया। ना कोई कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई, ना ही हमने आईओसी कंटेनर के को स्टार्ट करने के लिए कोई फंक्शन लिखा, मतलब कोई कोड लिखा। ना ही हमने आईओसी मतलब कंटेनर से कोई बीन फेच किया, मतलब ऑर्डर क्लास का। ना उसको रन किया, कुछ नहीं किया हमने। सिर्फ जस्ट अपना का ऑर्डर क्लास में गए, अपना ऑर्डर क्लास का लॉजिक लिखा और रन कर दिया, और वो हो गया। इतना अब समझ सकते हैं कि स्प्रिंग बूट ने क्या कितनी चीजें ऑटोमेट कर दी है। ये जो हमारा जो रिपीटेड बोइलरप्लेट कोड था, कोई सा भी एप्लीकेशन बनाने से पहले सबसे पहले हमें आते ही आईओसी को स्टार्ट करना होता था, सबके बीन्स बनाने होते थे और उनको बीन्स को फेच करके उनके मेथड कॉल करने होते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि चीजें हुई कैसे हैं। हमने तो ऐसा कोई नहीं लिखा कि इससे कैसे पता चला स्प्रिंग बूट को कि कौन कौन से क्लास से। अभी तो ठीक है क्लास है, मतलब कोर्स अगर कोई बिग एप्लीकेशन है तो उसमें कितनी सारी क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस की बीन्स बनाने हैं, उनके कौन से डिपेंड मतलब। हाँ, मतलब कौन स्कैन करके ला रहा है तो कैसे पता चल रहा है इसे यहाँ पे बैठे बैठे। ये सारी चीजें, इनका आंसर छुपा है इस एनोटेशन के अंदर, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन। ये कोई नॉर्मल एनोटेशन नहीं है, ये काफी पावरफुल एनोटेशन है। अगर हम इसके अंदर जाएं
तो हमें चीजें देखने को मिलेगी कि ये ये फर्दर इतने एनोटेशन को यूज करता है। इनमें से हम सारी चीज तो नहीं, लेकिन कुछ चीजों को तो हम जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंपोनेंट स्कैन को सब कुछ जानते हैं कि वो क्या करता है। यहाँ पे स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो अगर यहाँ से अगर हम इनको कॉपी कर लें, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो एनोटेशन है ये फर्दर इतने एनोटेशन को का यूज करता है। सिंपल मीनिंग है ये कि अगर सारे मतलब हम वो लिखे या फिर सारे एनोटेशन को लिख दे, बात एक ही है। तो मतलब ये एनोटेशन कैसे, का मीनिंग क्या है और ये क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं अपने एक पेलेटो पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। अब देखो कि हमने ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन को का यूज कर रहा है। हमें हम पता है कि हमने हमारे जो फोर स्प्रिंग फोर में था उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन एडिट कॉन्फ हम स्प्रिंग ये क्या है, किसमें आता है, ये सारी चीजें किसका लॉजिक है, ये स्प्रिंग बूट में है। स्प्रिंग बूट और यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे स्प्रिंग फोर में देखते हैं कि हमने ये चीजें स्प्रिंग फोर में कहाँ देखे थे। अगर हम अपने स्प्रिंग फोर में जाए तो हम यहाँ पे स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं ना। हम अपने स्प्रिंग बूट में एक हमने ये देखा था, ये एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन नाम का देखा था। यहाँ पे जो इसमें कंपोनेंट स्कैन लगा है, इसमें तो हमने एज इट इज ही देखा था। अगर यहाँ पे आए तो एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, जो कि इसका कंपोनेंट स्कैन करता था, तो ये चलो ये तो सेम सेम है, ये भी सिमिलर ही है, बस इस पे लिखा है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन या सिंपल कॉन्फ़िगरेशन यूज करते थे। पर ये थोड़ा नया है, इसके बारे में देख समझ आ रहा है कि हमारा जो यहाँ पे स्प्रिंग बूट जो एनोटेशन है वो ये सारे एनोटेशन यूज कर रहा है, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर रहा है ये बताने के लिए कि जो हमारा मेन है। सॉरी, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर इसने स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है, इसका मतलब है ये सारी चीजें किसकी इक्विवेलेंट है, ये सारी चीजें। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारे जो एनोटेशन इसने लिखा है, पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे जो एनोटेशन लिखा है, क्या यहाँ पे आते हैं अपने स्प्रिंग, यहाँ पे आते हैं और अगर यहाँ पे जाए तो ये जो लिखा हुआ है ना इसके इक्विवेलेंट है वो से हम या तो स्प्रिंग कंट्रोल बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हैं तो ठीक है, हमें इस पे ये एनोटेशन लिखे या फिर ये तीनों एनोटेशन लिखे, एक ही बात है। मतलब अगर हम ये लिख रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम ये लिख रहे हैं, तो ये लिखने का क्या मतलब है, अगर अगर मेन क्लास के ऊपर हमने ये एनोटेशन लिखा है तो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्प्रिंग जो हमारा मेन क्लास है वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास जैसे एक्ट कर रहा है। हाँ, क्योंकि हमने ये लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन क्लास है ये हमारे जो ऐप का जो हमारा ऐप डॉट कॉन्फी क्लास जैसे बिहेव करता था वो वैसे हमारा मेन क्लास भी बिहेव कर सकता है। इस इसमें आप क्या लिख सकते हैं, मतलब हम इस बीन क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐप डॉट कॉन्फी में यही करते थे ना कि अपने कस्टम बीन्स क्रिएट करते थे @बीन का यूज करके। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा हम अलग से कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास नहीं बना रहे हैं, हम मेन को ही एज़ अ बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास जैसे बिहेव करो। इसका मतलब है कि हम मेन में भी हम यहाँ पे अपना बीन क्रिएट कर सकते हैं बीन। अगर मैं ऑर्डर का बीन क्रिएट करना मतलब बीन को अगर मैं लिखूँ तो एरर तो नहीं करना चाहिए। और हमें यहाँ पे लिखा है कि हमें क्या किसका बीन चाहिए, ऑर्डर क्लास का बीन चाहिए, तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, ऑर्डर गेट ऑर्डर और रिटर्न
ऑर्डर ORDER और न्यू यहाँ पे रिटर्न न्यू हम नया ऑर्डर को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमें बिन बना गया, कोई एरर नहीं है। अगर हम यहाँ से अपना वो हटा दे ऑर्डर क्लास से कंपोनेंट, मतलब इस तरीके से बिन ना बना के अगर हम इस तरह से बिन यहाँ पे मेन पे बना रहे तो विल इट वर्क? हाँ, लेट्स सी। हमारा मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो स्प्रिंग डॉट ये जो एनोटेशन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये अंदर से कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन भी यूज कर रहा है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली हमारा जो मेन क्लास है वो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन क्या होता है वो बताने के लिए होता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। कॉन्फ़िगरेशन क्लास में हम बीन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा हमने अपने क्लास कोड स्प्रिंग में हमने देखा था। देखते हैं कि क्या ये सच है। हम इसे रन करते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर क्लास क्रिएटेड हो गया, मतलब इसका बीन बना है और उसको ठीक है, ये चीजें समझ आ गई कि हम यहाँ पे वो हम एक्सप्लिसिटली कोई अलग कॉन्फ़िगरेशन क्लास नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा मेन क्लास ही कॉन्फ़िगरेशन क्लास जैसे एक्ट कर रहा है। लेकिन अगेन ये सही तरीका नहीं है यहाँ पे चीजें कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब बीन्स बनाने के लिए। तो ये हम मोस्टली क्योंकि रीजन ये है, ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन है वो जो हमारा एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है वो नीट एंड क्लीन रहे, ज्यादा मैसी ना रहे। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं। और वैसे चीजों के लिए हम अपना एडिटेड कंपोनेंट यूज करके ही बीन बनाएंगे, या फिर फर्दर अगर कोई क्लास मतलब कोई चाहिए होगा तो हम दूसरा अपना कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना सकते हैं। लेकिन अभी के समझने के लिए ये समझ आ रहा है कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास था जो एबोट कॉन्फ़िग, अब वो यहाँ पे मेन उसके जैसे एक्ट कर रहा है उसकी जगह। और अगेन हमने ये देखा कि इसके अंदर क्या एनोटेशन यूज हो रहा है कंपोनेंट स्कैन करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेन क्लास ही सारे क्लास अपने सेम फोल्डर में जाके वहां से चीजें वहां से स्कैन, मतलब वो सेम पैकेज को स्कैन कर रही है देखने के लिए कौन कौन सी क्लासेस कंपोनेंट एनोटेशन पे यूज कर रही है। यहाँ पे हम कंपोनेंट को वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो काम जो पहले हमारा एबोट कॉन्फिग क्लास करता था अब हमारा ये मेन काम कर रहा है। अगेन लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि अगर हम चाहें तो कंपोनेंट स्कैन में फोल्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से फोल्डर में जाकर सर्च करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे? इसके लिए एक वो होता है, ये लिखना होता है कोड। इसका नाम है, इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? एक मिनट। ओके, स्कैन बेस पैकेज, मतलब इस पैकेज को स्कैन करो। और जस्ट यहाँ पे हमें अपने पैकेज का नाम लिखना होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? क्रिएट इंस्टेंस मेथड। सॉरी, यहाँ पे चलते हैं अपने इसको। ओके, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये तो स्कैन दिस पैकेज और इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम पैकेज का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें चाहिए कि डॉट एग्जाम्पल में सर्च करो। ठीक है, तो मतलब ये समझ आया कि अगर हमें ये स्पेसिफाई करना है कि कंपोनेंट स्कैन में कौन से फोल्डर में जाके कौन से पैकेज में जाके स्कैन करना है, ये बस लिखना होगा स्कैन दिस पैकेज और वहाँ पे फोल्डर का पाथ स्पेसिफिक लिख सकते हैं। और फिर वहां पे जाके वो कंपोनेंट स्कैन कर देगा। तो देख सकते हो कि वो एड कॉन्फिग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मेन ने ले लिया और वो उस चीज को हैंडल कर रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं, वो दो चीजें तो समझ ली हमें पहले से भी क्लियर थी वो दोनों चीजों का मतलब। अब आते हैं इसका क्या मतलब होता है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि ये नई चीज है। इसके अभी के लिए इजी लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे फ्रेमवर्क को बोलता है कि सिर्फ मतलब हमारे हमारा स्क्रीन हमारा
पूरा एप्लीकेशन का कोड करो, जितने भी फॉर्म डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज लिखी है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो भी कॉन्फ़िगरेशन लॉजिक लिखा है उन सबको अच्छे से रीड करो। जो चीजें कॉन्फ़िगर नहीं है जिन और हमारे प्रोजेक्ट में यूज हो रही है उन चीजों को कॉन्फ़िगर करो। तो मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है, ये क्लास ये बताती है कि कॉन्फ़िगर, ये कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलती है कि जो भी चीजें कॉन्फ़िगर करने हमारे वेब हमारे एप्लीकेशन पे जिस क्लासेस की जिस भी चीज की नीड है, बीन्स की नीड है, उन सारी चीजों को कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, कॉन्फ़िगर आप समझते हैं कि ये इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब जो भी स्प्रिंग बूट है ये काफी इसका लॉजिक ही मतलब कोर आइडिया यही है कि चीजों को ऑटोमेट करने का, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल चीजें हैं उन सब चीजों को ऑटोमेट करने का। वो कैसे करता है, अगर हम अपने स्प्रिंग कोड का एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन खुद से कर रहे थे। अभी तो उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर हम बाकी चीज़ें उसमें और भी डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं या फिर हाँ, डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं, तो अगर हमें उन डिपेंडेंसीज़ का यूज़ करना होता, तो उनको खुद से कॉन्फ़िगर करना होता। अभी तो हमने सिर्फ़ उसे डाउनलोड किया है। अगर उनके क्लासेस को यूज़ करना होता, उन क्लासेस को यूज़ करने के लिए हमें उनका बीन बनाना होता। देन उनके बाद उनकी क्लास से उनके मेथड्स को हम यूज कर सकते थे। तो वहां पे हमें कैसे करना होता, वहां पे हमें अपने ऐप डॉट कॉन्फिग क्लास में जाके, अगर हम अपने कोर जावा में ये चीजें, अगर हम कुछ कोर स्प्रिंग का यूज करते हैं, स्प्रिंग कोर में फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट बड़ा सा रहता और वो काफी डिपेंडेंसी यूज कर रहा होता, फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल कनेक्टर का यूज कर रहा होता, एसक्यूएल कनेक्टर का या फिर ड्राइवर का या फिर जैक्सन लाइब्रेरी यूज कर रहा होता है, जैक्सन डिपेंडेंसी लाइब्रेरी जो भी कह रही, अगर ये सारी चीजें यूज कर रहा था, अभी तो हमने जो फॉर्म डॉट एक्सएमएल में क्या किया है बस इनको डाउनलोड किया है। अगर हमें इनके क्लासेस को यूज करना होता है, इनके कोई इंटरनल मेथड को यूज करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता, हमें ऐप डॉट कॉन्फिग में जाके, जो हमारा ऐप डॉट कॉन्फिग क्लास है, कॉन्फिग उस उस क्लास में जाके इसे उनके कंपोनेंट क्रिएट करने पड़ते हैं कि मान लो कि हमें माई का कोई एक लॉजिक चाहिए, कनेक्शन करके कुछ मेथड होगा, मतलब इसकी कोई एक क्लास होगी इसके अंदर माई एसक्यूएल तो पूरा पैकेज का नाम है ना, उस डिपेंडेंसी का नाम है। अगर हमें चाहिए तो उसमें कि हमें कोई एक क्लास यूज करे, फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्ट क्लास का नाम तो नहीं है पता, लेकिन अगर उसमें कुछ क्लास ए, उसका अभी के लिए नाम ले लेते हैं क्लास ए। अगर हम चाहते हैं कि हमें क्लास ए को यूज करना है और माई एसक्यूएल के डिपेंडेंसी का, तो उसके लिए क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है वो क्या होती है, रीड ओनली फाइल्स होती है, उनको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। अगर हम उसको उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, उसकी डिपेंडेंसी मतलब उनकी क्लासेस को यूज करना हो, उनकी क्लासेस को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम तो खुद से यूज करेंगे नहीं, हमें यहाँ पे लिखना होगा कि ये एक कंपोनेंट टैग देना, उन क्लासेस में जाके हमें ये लिखना होगा कि ये कंपोनेंट क्लासेस है, मतलब इनका बीन हमारा आईओसी बनाएगा और वही मैनेज करेगा और इनके क्लासेस को तब हम यूज कर पाते हैं। मतलब ये चीजें करने के लिए हमें क्या करना होता है, एप डॉट कॉन्फिग में जाके इन क्लासेस को बीन बनाना होता है, बीन कौन सी क्लास में, एप डॉट कॉन्फिग में जाके इनको कॉन्फ़िगर करना होता है। कॉन्फ़िगर करना मतलब यही कि इनको अगर हमें यूज करना है तो पहले इनका बीन क्रिएट करेंगे तभी तो यूज करेंगे, तो ऐसे जाके कॉन्फ़िगर करना होता है। सिमिलरली अगर हमने कोई वेब एप्लीकेशन का डिपेंडेंसी यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बूट वेब स्टार्टर, अभी तो स्टार्टर यूज कर रहे हैं, स्टार्टर वेब यूज कर रहे होते हैं, अगर वेब का डिपेंडेंसी यूज कर रहे होते हैं तो उसमें काफी फाइल्स हो सकती है, हो सकता है कि एमवीसी की फाइल हो और भी बहुत सारी फाइल्स होंगे, मतलब क्लासेस होंगे। उन क्लासेस को यूज करने के लिए
ये अगेन हमें उन्हें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होती है। एक हमें पता है कि स्प्रिंग एमएससी में क्या-क्या चीज़ें होती है, सर्वलेट होता है एंड सर्वलेट डिस्पैचर सर्वलेट होता है। मतलब ये सारी चीज़ें को अगर हमें यूज़ करना होता है, तो उनको हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। अपने एडवर्ड कॉन्फ़िग में जाके उन सबके बीन्स बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग बूट में हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, ऑलरेडी स्प्रिंग बूट जो भी स्टैंडर्ड डिपेंडेंसीज है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनने के लिए जो स्टैंडर्ड डिपेंडेंसीज यूज होती है, फॉर एग्जांपल वेब की डिपेंडेंसी, माई एसक्यूएल कनेक्टर की डिपेंडेंसी, माई एसक्यूएल कनेक्टर, या फिर अगर जैक्सन और कोई भी डेटाबेस का, मतलब अगर जो भी स्टैंडर्ड डिपेंडेंसीज होती है, अगर उनकी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस लिखी रहती है। स्प्रिंग बूट में उनके ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस लिखी रहती है, हमें वो मैनुअली जाके नहीं लिखना होता है। और इन क्लासेस पे क्या होती है, ये एक यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले मैं ये समझाती हूँ। अभी हमने देखा कि हमारे बीन बनाने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। लेकिन एक तरीके और है बीन बनाने का, जो हम यूज़ नहीं करते। स्प्रिंग बूट यूज़ करता है खुद से बीन बनाने के लिए। उसका नाम है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करके हैं। ऑटो ऑटो कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो ये एक तरीका है, अगर किसी भी क्लास पे हमने ये लिख दिया कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का टैग, तो उन क्लासेस खुद से बीन क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ये हमें खुद से ये चीजें हम यूज नहीं करते, स्प्रिंग इंटरनली यूज करता है। हम बीन बनाने के लिए 2 तरीके यूज करते हैं, एट कॉम्पोनेंट का, एट बीन का। ये स्प्रिंग इंटरनली यूज करता है, जो ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, डिपेंडेंसीज है, उनका बीन क्रिएट करने के लिए। उनके लिए क्या होती है, ऑलरेडी इंटरनली स्प्रिंग में बहुत सारी ऐसी क्लासेस बनी रहती है, और उन क्लासेस के ऊपर ये एनोटेशन लिखे रहते हैं। जैसे ही हमारे स्प्रिंग बूट स्टार्ट करते हैं, हम अपना स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कि वो पॉम डॉट, जो हमारे स्प्रिंग बूट है, वो हमारे पॉम डॉट एक्सएमएल में जाता है, वहां से देखता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है। अगेन हमारे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाता है, जो हम बाद में देखेंगे इसमें हम, लेकिन इतना पता है कि हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगरेशन लॉजिक लिखते हैं कि किस किस चीज को कॉन्फ़िगर करना है। तो ये सारी चीजों को रीड करता है, और वहां पे ऑलरेडी जो क्लासेस लिखी हुई है, उनको इनेबल कर देता है। इनेबल करने का मतलब है कि ये जो हमारा जो एट ये वाला जो एनोटेशन है, एट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, अपनी ये जिन जिन पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन टैग लिखा हुआ है, उनको इनेबल कर देता है, उनको अप कर देता है। अप कर देने का मतलब उनकी बीन क्रिएट करता है। तो ये एट इनेबल कॉन्फ़िगरेशन वो कर रहा है। अगर ये एट इनेबल कॉन्फ़िगरेशन ना हो, तो ये कोई भी बीन क्रिएट, मतलब जो भी वेब एप्लीकेशन का हो गया, माई का हो गया, इनका किसी का भी ये लोग खुद से कॉन्फ़िगर नहीं हो सकेंगे। ये बस यहाँ पे लिखे रहेंगे, लेकिन उनका यूज नहीं हो पाएगा, और फिर एरर आएगा। तो यहाँ पे वही इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये तो कॉन्फ़िगरेशन टैग को अप करता है, उसको ओपन करता है, और वो ओपन करने का मतलब क्या हुआ कि उनके फिर ऑटोमेटिकली बीन बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें खुद ब खुद कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, हमें फिर से खुद से नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्प्रिंग बूट में ऑलरेडी इन सब की क्लासेस लिख रखी है। स्क्रिप्ट के ऊपर एट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। जैसे ही ये इनेबल हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर जो ये सारी एनोटेशन है, वो अपने आप ओपन हो जाती है और अपने अपने काम करती है। तो इसका काम ये है कि कॉन्फ़िगरेशन लॉजिक लिखना, अगर हम मेन में लिखते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना। कंपोनेंट स्कैन का काम ये है कि उस फोल्डर में जाके, जो भी हम फोल्डर स्पेसिफाई करें, उनमें जाके क्लासेस को स्कैन करना। और इनेबल कॉन्फ़िगरेशन का काम ये है कि जो हमारे स्प्रिंग उन फाइल्स में जाए, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में या फिर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे जाके देखे कि कौन कौन से डिपेंडेंसीज हमने लिखी हुई है, और उन डिपेंडेंसीज के लिए मतलब उन डिपेंडेंसीज को ऑटो कॉन्फ़िगर कर, मतलब खुद से कॉन्फ़िगर कर दें।
हमें मैनुअली एडवर्ड कॉन्फिग में जाके उनका ऑब्जेक्ट ना बनाना, बीन्स ना बनाना पड़े। हाँ ठीक है। अगर इसमें मतलब ये होता है कि अगर जब भी कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो क्या होता होगा, हमारा स्प्रिंग इसे देखता होगा कि किस चीज की डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, हमने जैसे अपने स्प्रिंग विथ स्टार्टर की डिपेंडेंसी लिखी होगी तो हमारे स्प्रिंग बूट ने इसे रीड किया होगा, उसे समझ में आया होगा कि अगर स्प्रिंग बूट स्टार्टर क्या करते हैं, एक स्प्रिंग बूट को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है उनको डाउनलोड करके लाता है। ये पूरा कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंसी जो होता है, इसमें एक डिपेंडेंसी नहीं होती, बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है। अगर जाके स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी दिखाऊं, मतलब स्टार्टर में कितनी डिपेंडेंसी होगी, तो देख इतनी सारी चीजों की डिपेंडेंसी है इसमें। फर्दर मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो इतनी यूज कर रखी है। ठीक है, तो मतलब इसके स्टार्टअप मतलब इसको सेटअप करने के लिए जो भी डिपेंडेंसी है उनको कॉन्फ़िगर करो, उनके बीन्स बना, ताकि स्प्रिंग मतलब खुद स्टार्ट हो जाए, खुद से कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ना करना पड़े। तो बस इसका आइडिया यही है। अगर मैं इसके अंदर दूसरी डिपेंडेंसी लिखूंगी, अगर मैं आगे चल के अगर मैं कुछ वेब की डिपेंडेंसी लिखती हूँ, तो हमारा स्प्रिंग बूट उसे रीड करेगा, उसे समझ आएगा कि एक वेब एप्लीकेशन बनाने के जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी सेटअप होता है, वो खुद से क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक वेब एमवीसी में फर्दर बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है। एमवीसी की डिपेंडेंसी होती है, टॉमकैट की डिपेंडेंसी होती है, एम्बेडेड टॉमकैट की डिपेंडेंसी होती है, जैक्सन की डिपेंडेंसी होती है। ये सारी डिपेंडेंसी उसे पता है कि अगर उसने वेब डिपेंडेंसी ऐड करी है, मतलब उसे ये सारी चीजों की डिपेंडेंसी की नीड होगी, मतलब वो कोई वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहा है जो भी डेवलपर ने ऐड करी होगी, तो स्प्रिंग को खुद ही पता रहता है कि अगर कोई ये डिपेंडेंसी ऐड कर रहा है तो उसका पर्पस क्या है, क्या करने जा रहा है। तो उस चीज को सपोर्ट करने के लिए उसको खुद से मैनुअल चीजें मतलब कॉन्फ़िगर ना करना पड़े कि टॉमकैट को पहले लेके आओ, उसको उसका बीन बनाओ, उसको स्टार्ट करो, या फिर सिमिलरली जैक्सन लाइब्रेरी का अगर यूज करना है तो उसको ऐसे उसका बीन क्रिएट करो, देन उसका यूज करो। वो खुद ब खुद कॉन्फ़िगर कर देगा, जस्ट रीडिंग द हमारी डिपेंडेंसी का नेम पढ़ते हैं वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर देगा। ये स्प्रिंग बूट के पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी प्री रिटर्न क्लासेस होती है जिसपे @ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लिखा रहता है। जैसे हम स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, वो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन आप मतलब सारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को ऑफ कर देती है और चीजें कॉन्फ़िगर हो जाती है। तो इस तरह ये स्प्रिंग बूट चीजों को ऑटो कॉन्फ़िगर करता है और चीजों को ऑटोमेट करता है, जिससे हमें काफी चीजें खुद से नहीं करनी पड़ती हैं। ये एक आइडिया था स्प्रिंग बूट का। ठीक है, इसको हम करके कुछ यहाँ पे आते हैं। एक चीज और इसके अंदर थोड़ा डिटेल में और जाते हैं। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया कि अभी ऑलरेडी बहुत सी प्री रिटर्न क्लासेस होती है। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, हमारा स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो खुद ब खुद लिख देता है, उन क्लासेस को ऑफ कर देता है। मतलब ये जो एब्रोड कॉन्फ़िगरेशन है उनको स्कैन करता है और उनके सारे बीन्स बना के रख देता है वो, ताकि खुद से कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। लेकिन ये कैसे करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये ये इंश्योर करता है कि अगर कोई एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है तो ऐसा सारी चीजें कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। किसी कोई ऐसा ना हो कि मान के डेवलपर ने कुछ वो लिख रखा है, क्लास लिख रखी है, लेकिन उसका बीन ही नहीं बनाया, मतलब उसका बीन बनाना भूल गया, चाहे जो भी हो, या फिर कोई डिपेंडेंसी ऐड करी लेकिन प्रोजेक्ट में यूज मतलब डिपेंडेंसी तो ऐड मतलब प्रोजेक्ट में वो डिपेंडेंसी यूज हो रही है, लेकिन फाइल में मतलब उसका कोई भी नहीं बना हुआ है। तो वो चीजें वो खुद ब खुद इंटरनली कॉन्फ़िगर कर लेता है। लेकिन वो कैसे करता है, उसके अंदर और भी एनोटेशंस होती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मान लो कि एक बीन ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन डेवलपर ने कोई बीन बना रखा है किसी क्लास का ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल मैंने अपना बीन बना रखा ऑर्डर क्लास का, तो अगर क्या क्या तो इसका मतलब ये है कि
हमारा जो आया स्प्रिंग बूट अगेन उस क्लास का बीन बना देगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो बीन बनाने से पहले चेक करता है कि किसके बीन ऑलरेडी प्रेजेंट और किसके बीन प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए वो दो तीन एनोटेशन यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल एक एनोटेशन तो ये है कंडीशन ऑन क्लास, मुझे कुछ कंडीशन ऑन क्लास, ये क्या करता है ये। अब इसके अंदर हम क्लास का नाम लिख दे, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर क्लास का ऐसे रिफ्लेक्शन पास कर दिया तो ये और इसके नीचे अगर हम क्रिएट कर रहे हैं किसी का बीन, अगर हम फिर यहाँ पे जाके ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करके ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मैं तारीख नहीं बनाने वाली है, ये हमारा स्प्रिंग बूट यूज करेगा इसको और वो इसका ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करेगा। लेकिन इसका पहले ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से मतलब बीन बनाने से पहले ये कंडीशन रन होगी। ये कंडीशन ये चेक करता है कि क्या ऑलरेडी ऑर्डर क्लास का बीन प्रेजेंट है, वो आईओसी में जाकर देखेगी। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो वो दोबारा से बीन नहीं बनाता है। ऐसा ऐसा नहीं कि इसका पर्पज ये है कि जो भी बीन है उसको ओवरराइट कर, तो नहीं, ये बस ये इंश्योर करता है कि जो अगर कोई चीज यूज हो रही है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन हो रखा हो, वो चीजें प्रेजेंट हो, उस बस इसका लॉजिक यही है। वो रैंडम ब्लाइंडली ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाती है, बीन्स नहीं बनाती है, वो पहले चेक करती है इस फॉर एग्जांपल कंडीशन ऑन क्लास का। अगर वो क्लास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो अब उसका बीन, नहीं होगा तो उसका बीन बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। सिमिलरली एक दो क्लास एक नोटेशन और होती है एट द रेट कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन्स करके। अगर वो बीन मिसिंग है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। तो ये ऑन कंडीशनल क्लास का मतलब क्या होता है कि एक क्लास बनाने से पहले कर देखता हूँ कि ये क्लास बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखने के लिए हम अपने इस पीडीएफ में चलते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम समझ रहे थे, बाकी दो चीजें तो इजी थी, बस इसको हमें अच्छे से समझना है कि ये क्या चीजें होती हैं। तो इनेबल, क्योंकि नया टर्म है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्प्रिंग को बोलता है कि लुक एट माय प्रोजेक्ट सेटअप एंड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर यूजफुल थिंग फॉर मी। फॉर एग्जांपल कि कौन सी डिपेंडेंसी प्रेजेंट है, क्लास पाथ क्या है, मतलब विच क्लासेस आर अवेलेबल ऑन क्लास पाथ, फिर कौन से बीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर्ड है नहीं है, ये सारी चीजें पहले चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर बेस्ड ऑन दी चेक स्प्रिंग बूट अप्लाइज इट्स प्री रिटन कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस। तो ऑलरेडी स्प्रिंग बूट के पास बहुत सारे प्री रिटन क्लासेस होती हैं, उनका यूज करता है, उनको अप्लाई करता है और उनसे फिर बीन्स बनाता है। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे द स्प्रिंग बूट कंसीडर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस। स्प्रिंग क्लासेस को कंसीडर करते हैं जिनके ऊपर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लिखी रहती है। वैसे इस तरह से एनोटेशन को ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करके लिखा रहेगा, उन्हीं क्लासेस का वो बीन बनाएगा, उन्हीं क्लासेस को चेक करेगा कि अच्छा इन क्लासेस की बीन बन रखी है या नहीं। ठीक है, अब उनमें भी वो ब्लाइंडली नहीं बनाएगा, उसमें भी वो जाके पहले चेक करेगा दे आर अप्लाइड ओनली व्हेन देयर कंडीशन मैच। ये कंडीशन जैसे कि कंडीशन ऑन क्लास, और हमने कोई सम लाइब्रेरी मतलब कोई लाइब्रेरी यूज करी है और वर्ड क्लासेस का रिफ्लेक्शन पास कर रहे हैं, मगर ये सम लाइब्रेरी करके जो डिपेंडेंसी है क्या, चाहे क्लास है क्या, ये ऑलरेडी इनका बीन बन रखा है। अगर नहीं बन रखा होगा तभी बनाएगा, अदरवाइज फिर नहीं बनाएगा। फिर ये नीचे वाला ये जो क्लास है मेथड है ये कॉल नहीं होगा। सिमिलरली एक और एनोटेशन है कंडीशन ऑन मिसिंग करके। अगर ये सर्व ये देखेगा कि अगर सर्वी क्लास की बीन नहीं है तभी बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो मीनिंग यही है कि अगर सम लाइब्रेरी क्लास जो है ये अगर प्रेजेंट होगी प्रोजेक्ट में, but and the developer has not already created some service bean, then create default somewhere। ठीक है, मतलब फिर वो अगर नहीं ऑलरेडी होगा तो वो एक डिफॉल्ट
बीन बना देगा स्प्रिंग बूट। मैनुअल और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हम अपने स्प्रिंग कोड में कर रहे थे, एक एप्रोच कॉन्फ़िग फाइल बना के उस पे कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज कर रहे थे कि ठीक है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और उसमें हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे थे। अच्छा, पेमेंट क्लास का बीन बनाना तो पेमेंट का बीन बनाएंगे, उसका बीन मतलब सबका अपना और मैनुअली बीन बना रहे थे, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे थे कि ठीक है ये चीज यूज हो रही है इसका बीन बना दो। लेकिन ऑटो कॉन्फ़िगर में हमने किसी का बीन नहीं बनाया। अगर हम अपने इस प्रोजेक्ट में हैं और हमने क्या यूज किया था, अपने इसमें चलते हैं, ऑर्डर क्लास का कहीं भी बीन नहीं बनाया। क्लियर हमारा ऑर्डर क्लास, और यहाँ पे हमने कहीं ऑर्डर क्लास का बीन नहीं बनाया और डायरेक्ट हमने रन कर दिया और ये काम कर रहा था। अच्छा, बता देती हूँ। और ये काम कर रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे क्या हुआ होगा, वही इनेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एनोटेशन है वो यूज हुआ होगा। उसने देखा होगा कि अच्छा ऑर्डर क्लास का यहाँ मतलब ऑर्डर क्लास पे एडिट कंपोनेंट लिखा हुआ है, मतलब ये बीन बनना चाहता है। लेकिन फिर देखेगा बीन में मतलब मैंने खुद से मैनुअली कहीं बीन नहीं बना रखा है, तो मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है ऑलरेडी अगर हमारे आईओसी कंटेनर में, तो उसने उसे उसका बीन क्रिएट किया होगा और वहां पे प्लेस कर दिया होगा और हमने डायरेक्ट यहाँ से यूज कर लिया। हमने खुद से मतलब ये डिफरेंस है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में हमें खुद से चीजें कॉन्फ़िगर नहीं करनी होती। स्प्रिंग बूट वो चीजें हमारे लिए कर देता है, हमें बस अपना बिजनेस लॉजिक लिखना होता है, तो कुछ नहीं। ठीक है, चलते देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, मैनी कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस ऑलरेडी रिटन फॉर अस। हमने देखा कि अगर आप बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं तो इन लाइब्रेरीज के लिए प्री रिटन क्लासेस ऑलरेडी लिखी रहती है विद द एनोटेशन, क्या नाम है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का, है ना। और जब भी हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, हमारे स्प्रिंग बूट खुद ही चीजें रिजॉल्व कर लेता है। अच्छा ये लाइब्रेरी यूज हो रही है तो इनका बिन बनना चाहिए, इसके इस बिन के मतलब इन इन क्लासेस का बिन बनना चाहिए, तो इस तरह से वो खुद ही मैनेज कर लेती है, हमें खुद करने देती है। दे आर प्रोवाइडेड, तो ठीक है ना, तो दे आर प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग बूट और समटाइम्स बाय थर्ड पार्टी। या तो स्प्रिंग बूट वो लाइब्रेरीज प्रोवाइड मतलब वो क्लासेस प्रोवाइड करे या फिर कोई कोई और भी कर सकता है। स्प्रिंग बूट अप्लाइज देम ओनली व्हेन द राइट कंडीशन मैच, और ऐसे नहीं है तो ब्लाइंडली उनके बीन्स बना देती है। पहले वो कंडीशन देखते हैं कि अच्छा ये कंडीशन मैच कर रही है, वही कंडीशन ऑन क्लासेस या फिर कंडीशन ऑन मिसिंग, ये वाले चेक्स देखती है और देन उसके बाद उनके बीन्स क्रिएट करती है। जब वो सेटिस्फाइड होते हैं द ऑटो कॉन्फ़िगर मतलब, so auto configuration doesn't mean random configuration, it means pre-written configuration located already उनकी configuration classes लिखी हुई है प्लस में condition based very activation। ठीक है, ये भी है कि उनकी नीड है, मतलब वो उस कंडीशन को फुलफिल करे तभी उनका बिल बनेगा, अदरवाइज नहीं। ये पूछ रहे कि क्या होता है कि जब भी हम एक वेब की डिपेंडेंसी ऐड कर, एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्लास पाथ वेब डिसीजन मेकिंग, क्लास पाथ मेन क्लास पाथ क्या होता है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती है। हमने बहुत सारी जो लाइब्रेरीज डिपेंडेंसी जो डाउनलोड करते हैं अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में लिस्ट कर देते हैं कि ठीक है ये डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट को नीडेड है, तो उनका फिर एक उनके कलेक्शन को हम क्लास पाथ बोलते हैं। कि लास्ट क्लास में हमने ये हमने देखा था कि हाँ, ये चीजें कौन रिजोल्व करता है, हमारा माविन रिजोल्व करता है। अगर हमने स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है तो हमें जाओ को कैसे पता कि स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंस मतलब मेन क्लास को कैसे पता कि ये इसकी डिपेंडेंसी ऐड हो रखी है, मतलब उस डिपेंडेंसी पे कोई क्लास का क्लास यूज कर रहे हैं, तो उस क्लास को सर्च करने के लिए वो उसे कहाँ देखना है, कहाँ, तो वो चीजें माविन रिजॉल्व करती है, वो बताती है कि ठीक है यहाँ पे ये डिपेंडेंसी, ये रहा इनका क्लास यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज हमें देख करते हैं, तो वही क्लास बात बता रहा है लिस्ट को, सेट ऑफ क्लासेस को बोलते हैं, अवेलेबल इन एप्लीकेशन एट रन टाइम। ओके, तो इन माविन टर्म्स ये देखा कि माविन में ये चीजें कैसे काम करती है। जब भी हम माविन में कुछ फॉर्म डॉट एक्सएमएल में कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो माविन उसे डाउनलोड करती है। अभी तो हमने सिर्फ नाम लिखा है ना, उसे जैसे हम डाउनलोड करते हैं उसको सिंक करते हैं, तो माविन एक्चुअली उस डिपेंडेंसी को जाके डाउनलोड करके लाती है और फिर उसको हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल कराती है कि हम उसको अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट चेक द अवेलेबल क्लासेस और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डिसीजन आर मेड। ठीक है, स्प्रिंग बूट यहाँ पे वो चीजें उसकी कैसे हेल्प ले रहा है। अब स्प्रिंग बूट
मैं हमने देखा कि ऑलरेडी हर डिपेंडेंट जो भी स्टैंडर्ड डिपेंडेंसीज है उनके लिए ऑलरेडी प्री रिटन क्लासेस लिखी हुई है। बस उन क्लासेस देखता है कि अच्छा कौन सी डिपेंडेंसी है, उन क्लासेस पे जाकर उनके बीन्स बना देता है, ऑटो कॉन्फ़िगर कर देता है, ताकि हमें इजीली यूज कर सके, खुद से कुछ ना कॉन्फ़िगर करना पड़े। अच्छा ये पूछा कि अगर हम कोई डिपेंडेंसी ऐड ना करें, फॉर एग्जांपल अगर हम वेब की डिपेंडेंसी ऐड नहीं करते तो क्या होगा? स्प्रिंग बूट डज़ नॉट ट्रीट द एप्लीकेशन एज़ अ वेब एप, तो उसे पता ही नहीं चलेगा ना स्प्रिंग बूट डिपेंडेंट। अभी हमने ये देखा कि वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है, ये हमारे कॉन्वेक्ट एक्सएमएल फाइल को, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल को, इन फाइल्स को देख के वहां से आइडिया लेता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें कॉन्फ़िगर करता है कि अच्छा ये क्लासेस का यूज हो सकता है तो इसके दिन बना देते हैं, ये हो सकता है। अगर हमने वो डिपेंडेंसी लिखी ही नहीं तो हमारे स्क्रीन में पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप का हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन है चाहे हम माई एसक्यूएल का यूज अपने उसमें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजें वो नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएगा, उसे नहीं पता, तो उसके बीन्स नहीं बन पाएगा। और अगर बीन्स नहीं बनेंगे तो हम उसके लॉजिक को अपने एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि वही सी वेब सर्वर क्लासेस then Spring Boot does not treat the application as a web application. It checks twice is server classes no. तो इसमें यहीं से पता चलता है ना, वेब एप्लीकेशन में ही सारी चीजें होती हैं। एक एम्बेडेड टॉमकैट हो गया, जैक्सन हो गया, ये सारी चीजें, वेब एमबीसी हो गई। वो देखेगा कि मैंने तो ये सारी चीजें कहीं देखी ही नहीं है, ये यूज क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो एरर करेगा। सो द एप्लीकेशन स्टार्ट लाइक नॉर्मल कंसोल एप्लीकेशन, यू विल सी कि टॉमकैट यू विल नॉट सी, हाँ मैंने वही कि मतलब हम अगर हम रन भी करते हैं तो क्योंकि उसने कोई चीजें कॉन्फ़िगर करी ही नहीं, हमारे टॉमकैट सर्वर को कॉन्फ़िगर नहीं किया, हमारे एप्लीकेशन में एमबीसी को कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो कुछ एक नॉर्मल एप्लीकेशन से स्टार्ट हो और कोई भी हमारा टॉमकैट सर्वर रन ही नहीं होगा, इसमें वो चीजें कॉन्फ़िगर हुई नहीं है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो हम यूज करते हैं अपने बीन्स बनाने के लिए, इसमें क्या होता है स्प्रिंग बूट तो वो बीन बनाने से पहले ये चीजें चेक करता है, ऐसा नहीं कि बस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन देखा और उनका बीन बना दिया। फिर वो चेक करता है इज द रिक्वायर्ड क्लास प्रेजेंट, मतलब जो जिस क्लास का मैं बीन बनाने जा रहा हूँ क्या वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इज द रिक्वायर्ड बीन मिसिंग, क्या वो बीन है ही नहीं, इज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनेबल, ये सारी चीजें चेक करता है। और उसके लिए ये इन एनोटेशन का यूज करता है, एट द रेट कंडीशनल ऑन क्लासेस। मान लो ये पेमेंट पे एडिशनल ऑन क्लासेस और पेमेंट का बीन बनाने का सोच रहे हैं, अगर पेमेंट अब बीन तभी बनेगा जब वो ऑलरेडी नहीं बना होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इफ पेमेंट गेटवे क्लास एग्जिस्ट एंड द डेवलपर हैज नॉट क्रिएटेड अ पेमेंट गेटवे बीन, तो कहने का मतलब है कि हमने पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पेमेंट क्लास तो लिख रखी है लेकिन उसका कभी बीन नहीं बना है, तो इस केस में हमारा एक डिफॉल्ट पेमेंट गेटवे का बीन कौन बना देगा, हमारे स्प्रिंग भी बना के रख देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने उस पर एडिट कॉम्पोनेंट लगाना भूल गए लेकिन हम फिर भी ये सारी चीजें भी हमारे स्प्रिंग बूट हैंडल कर लेती है आई गेस। ठीक है, कंडीशनल ऑन क्लासेस। ये रहा कंप्लीट स्प्रिंग बूट का स्टार्टर फ्लो, जिसमें हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। जैसे एप्लीकेशन वो जो मेथड है एप्लीकेशन रन वाला वो मेथड कॉल होता है सबसे पहले, फिर वो क्या करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, एक आईओसी कंटेनर क्रिएट होता है। कि जो हम अगर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन क्लास लिख रखी है या फिर कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, फॉर एग्जांपल मेन में ही हमने कुछ बीन्स बना रखे हैं मैनुअली, तो उनको पहले प्रोसेस करेगा, उनके बीन्स बनाएगा, कंपोनेंट स्कैन करेगा, फिर वो जाके बाकी जो भी फोल्डर हमने स्पेसिफाई कर रखी है
उन फ़ोल्डर में जाके वो चेक करेगा कि किनके-किनके बीन बनाने हैं। यूज़र डिफाइंड बीन्स आर रजिस्टर्ड, जो भी हमने ओके बीन्स बना रख डिफाइन कर रखा उनको रजिस्टर करेगा। फिर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस आर कंसीडर, और फिर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लासेस रन होगी। वो जाके मतलब स्प्रिंग बूट यहाँ पे काम करेगा कि देखेगा कि किन-किन की हमें बीन्स बनानी है, खुद से मतलब ऑटो कॉन्फ़िगर करना है, तो वो चीज़ें होगी। फिर कंडीशन चेक होगी कि ठीक है, बनाने से पहले चेक करेगा कि बनानी है कि नहीं बनानी है। और एक बार जब सारी चीज़ें चेक हो जाएगी तो फिर डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी, कौन से क्लास को कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, उन सबको इंजेक्ट करेगा। फिर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बिकम रेडी। फिर फाइनली हमारा जो आईओसी कंटेनर है वो रेडी है, हम उसको यूज कर सकते हैं। एक चीज और देख सकते हैं हम यहाँ से, ये है तो ये भी आईओसी कंटेनर है, ये भी हमारे सारे बीन्स को स्टोर कर रहा है। बस यहाँ पे एक चीज ये हो रही है कि हमें खुद से बीन्स क्रिएट नहीं करने पड़ रहे हैं। हाँ, और वो खुद ब खुद ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है उनका, लेकिन स्टिल है तो आईओसी के अंदर ही, तो उनको हम चाहें तो क्या हम उनको फेच कर सकते हैं? क्या हम उन पिन को आईओसी से लेके ले सकते हैं? तो आंसर है यस, हम ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे चलते हैं, पहले देखते हैं स्प्रिंग एप्लीकेशन अंदर ये क्या यूज होता है। ओके, ये सारे इसके फिल्ड्स हैं। स्प्रिंग एप्लीकेशन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। अगर मैं एक चीज देख रही थी जो मुझे मिली नहीं, ठीक है, मतलब ये इंटरनली अभी मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन ये इंटरनली ये भी एप्लीकेशन बहुत कॉन्टेक्स्ट को ही एक्सटेंड कर रहा होता है। तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट करके इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम है इसका, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसमें import कर लेते हैं। इस तरह से अभी तो ये ऑटोमेटिक से रन हो जा रही थी और चीज चल रही थी, लेकिन हम चाहें तो इसका ऑब्जेक्ट मतलब इससे आईओसी फेच करके मतलब कॉन्टेक्स्ट में लेके इसका कॉन्टेक्स्ट आईओसी का एक ऑब्जेक्ट बना लें, और यहाँ से हम ऑर्डर क्लास का, क्योंकि इसका ऑटोमेटिकली ऑर्डर क्लास स्क्रीन बना दिया होगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऑर्डर ऑर्डर इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट से हम अपने ऑर्डर क्लास को फेच कर सकते हैं। ऑर्डर डॉट गेट बीन अगर हम करते हैं, ऑर्डर नहीं सॉरी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से मैं आईसी से चेंज इसमें होता है कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट, हमें किसका बीन चाहिए? ऑर्डर क्लास का। ऑर्डर डॉट इसका ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास ये काम कर रहा है कि नहीं। ऑर्डर डॉट देखो प्लेस ऑर्डर, हम इसको रन कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से भी, प्लेस ऑर्डर का मेथड कॉल हो जाएगा। ऑर्डर हैज प्लेस्ड। तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमें खुद से मैनुअली मेथड मतलब अभी तो सिर्फ
उनके बीन क्रिएट हुए थे ना, जो ऑर्डर क्लास क्रिएटेड, उसका बीन, अगर हमें चाहिए कि हम इनका मेथड, इस क्लास का मेथड, मतलब इस बीन को यूज करके उसके मेथड को रन कर सके, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आईओसी का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें से हमने बीन फेच करी और उसको नॉर्मल जैसे हम अपने कोड में भी यूज करते थे स्प्रिंग कोड में, हम वैसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली मोस्टली टाइम हम कभी भी अपना ये तो हो गया एक लर्निंग के पर्पस है कि ठीक है हम खुद से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देख रहे हैं कि मेथड में क्या लिखा हुआ, मेथड को यहाँ पे प्रिंट करके देख रहे हैं। लेकिन आइडियल कोई भी वेब एप्लीकेशन में हम खुद से मेथड कॉल नहीं करते हैं, ये कोई क्लाइंट कॉल करता है और उसके लिए मतलब डायरेक्ट वो मेथड वहीं से कॉल हो जाता है, हमें यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट मतलब उसका बीन लेके उसको मेथड कॉल करने की नीड नहीं पड़ती है। ये सारी चीजें iOS हमारा स्प्रिंग बूट खुद से हैंडल कर लेता है। हमने अगर सबसे पहले अपने स्प्रिंग बूट के लेक्चर में देखा था कि अगर कोई क्लाइंट फॉर एग्जांपल जो हमारा ब्राउजर था उसने कोई रिक्वेस्ट भेजी थी तो डायरेक्ट वो यहाँ पे जाएगा इस मेथड को, अब उसे इस मेथड को कॉल करना होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एक जो एनोटेशन होती है जो कि हमें वेब एमवीसी के थ्रू मिलेगा, अगर हम कोई अपना वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो डायरेक्ट हम उस कंपोनेंट को यूज करते हैं और यहीं से मेथड कॉल हो जाती है। लेकिन अगेन ये चीजें हमें दिख रही है कि ऐसे हो रही है इंटरनली। अगेन स्प्रिंग बूट इसका बीन क्रिएट करेगा, उस बीन का उस बीन से इस मेथड को कॉल करेगा और वो चीजें फिर वो उसको पास करता है। हमें देखने में लगता है कि ठीक है यहाँ से कंपोनेंट लगाया और मेथड कॉल हो गया, लेकिन इंटरनली वो सारी चीजें मैनुअल काम स्प्रिंग बूट हैंडल कर रहा होता है कि यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट जो जो काम हमें यहाँ पे कर रहे हैं कि पहले उसको बीन्स को फेच किया और यहाँ पे जो हमने इसका मेथड को कॉल किया, ये चीजें भी हमें नहीं करनी होती है। ये एनोटेशन बेस्ड होता है एमवीसी में देखेंगे कि कैसे एमवीसी काफी एनोटेशन प्रोवाइड करता है रेस्ट एपीआई, मतलब रेस्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो ये चीजें भी वहां पे जाती है। तो मोस्टली मतलब आइडिया ये कहने का मतलब यही है कि मतलब नॉर्मल बिजनेस लॉजिक में चाहे और कोई हम रियल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें कभी भी इस तरह बिन को फेच करके और इस तरह मैनुअल काम करते भी नहीं है, डायरेक्ट वहीं से कॉल हो जाती है जो जिस मेथड को कॉल करना होता है। लेकिन अगर हम फिर भी देखना चाहते हैं कि कौन सा मेथड कैसे काम कर रहा है चाहे टेस्ट करना है, तो इस तरह से हम आईओसी से बिन फेच करके इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी देखते हैं कल के लेक्चर में।